तो इस वीडियो में हम लोग जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और जिनका ज्योग्राफी है, ठीक है, तो ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने को पड़ते हैं उन सभी चैप्टर्स का एक हम सीरीज़ के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, यह वीडियो एक 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए ही होगा और किसी भी बोर्ड के लिए ये एकदम नेसेसरी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो 12th क्लास के जो ज्योग्राफी है यानी भूगोल जो है, उस ज्योग्राफिया को चालू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ेगी। तो अभी आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, कहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है, कहाँ करिया के लोग, कहाँ करिया भूचेंगे लोग रहते हैं और कहाँ के एकदम गोर गोर लोग रहते हैं। ठीक है, किस एरिया में कितना कृषि होता है और किस एरिया में कृषि नहीं होता है, किस एरिया में नदी ज़्यादा है, कहाँ पे गर्मी पड़ता है, कहाँ पे पेड़ पौधे हैं, इन सब को बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इसलिए बने रहिए आप हमारे साथ अंतिम वीडियो के साथ। ठीक है, और आपको इसमें मज़ा भी आने वाले, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए, भूगोल का मतलब होता है कि सब पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही नहीं होता है। ठीक है, और भी इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं, बट हमको ओवरऑल पृथ्वी के बारे में ही पढ़ने को चीज़ें इसमें ज़्यादातर मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पे एक पृथ्वी का चित्र बनाया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि पृथ्वी का जो हमने चित्र बनाया है, ये पृथ्वी बहुत गोल है, बट आपको ऐसा चित्र नहीं देखने को मिलता है। पृथ्वी वास्तव में ऐसा है ही नहीं। जितने भी प्लेनेट है ना, यानी 8-9 ग्रह है, जो 8 ही ग्रह है मेनली। ठीक है, उन 8 ग्रह का जो ऊपरी आवरण है, एरिया है, क्षेत्र है, वो कुछ ऐसा नहीं है, गोल नहीं है, वो सब पचका ढचका है। पचका ढचका कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आप एक लोटा लीजिए और लोटा का थूर दीजिए पीछे से चारों तरफ से, तो उसके बाद जो हस्र होगा उस लोटा का, उस तरह की आकृति में क्या मिलेगा आपको? पृथ्वी मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह के शेप में आपको मिलेगा पृथ्वी। तो इस तरह के शेप में जो पृथ्वी होता है, इसको हम लोग जियोड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जियोड। ठीक है, जियोड के नाम से जानते हैं। तो औसत रूप से इस पृथ्वी को हम लोग यहाँ पे मान लिया है इतना कि हाँ, पृथ्वी गोल है। अब अभी सोच रहा हूँ कि हम झूठे बोल रहे होंगे। ठीक है, तो इस सबसे अच्छा उदाहरण अब क्या आपको देते हैं। अब बताइए कि भारत, यहाँ पे जो कर्क रेखा के बीचों बीच यहाँ पे भारत है, ठीक है, इंडिया है। अब भारत में सबसे ऊंचा पर्वत जो नेपाल के एरिया में मिलेगा आपको, ये ज्योग्राफी में जब आपको चित्र बनाएंगे ना उस समय भारत का, तब आपको बताएंगे, जस्ट इसके बाद ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो भारत का जो नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है मेनली, वहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? माउंट एवरेस्ट, जाने की ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर है। कितना है? 8,848 मीटर। तो 8,848 मीटर का मतलब कि सीधे 8 किलोमीटर हो गया। तब बताइए कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी 8 किलोमीटर ऊंचा अगर पर्वत होगा तो इसका ये गोल होगा? नहीं होगा। इस पर अगर बड़ी बड़ी पर्वत बना दिए जाए तो क्या ये पृथ्वी गोल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं। तो इस पे पर्वत पठार बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे और बताएंगे बर्फ़ कहाँ मिलता है। ठीक है, तो पर्वत पठार और बर्फ़ ज़्यादा है, जिस वजह से पृथ्वी को गोल नहीं माना जाता है। ये गोल दिखाया गया है औसत रूप से। ठीक है, ये गोल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी, मान लीजिए मेरे पास एक फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल, और उस फुटबॉल के ऊपर ईंटा पत्थर रख दिया जाए तो क्या उसको गोल माना जाएगा? नहीं। औसत रूप से गोल माना गया फुटबॉल को, बट उसके ऊपर अगर कोई अदर स्ट्रक्चर हो तो वैसे स्थिति में हम लोग फुटबॉल को गोल नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? जियोड मानेंगे, जियोड। तो इस तरह से पृथ्वी का एक जियोड है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी क्या है? पर्वतें हैं, पठार है, जिस वजह से इसको गोल नहीं माना जाता है। अब यहाँ पे ना देखिएगा ध्यान से, पृथ्वी जो है सौर यानी सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार का तीसरा ग्रह है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है, मतलब ये सूर्य से, ये देखिए हमने एक सूर्य का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, कुछ इस तरह से। बट सूर्य, आपको पता है सूर्य की ये खुश रहते हैं? खुश नहीं रहते हैं, ये एकदम धधकते हुए लावा के जैसे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इनका जो है ना, ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ना, ये जो सूर्य भगवान है, सूरज भगवान, ये गिल नहीं रहते। गिल कहने का मतलब कि ये हैप्पी नहीं रहते, ये एकदम गुस्सा में रहते, एकदम गुस्सा में, जिस वजह से बहुत ज़्यादा धूप लगता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो देखिएगा, जब कोनो आदमी ज़्यादा गुस्सियाइल रहता है ना, एकदम खिसियाइल, गुस्सियाइल का मतलब खिसियाइल, एंग्री इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत लाल हो जाता है, उसका बॉडी एकदम हीट हो जाता है। तो हई जौन है ना देवता है, ये देवता कभी खुश नहीं रहते, ये हमेशा गुस्सियाइल रहते हैं। इस वजह से हम इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना देते हैं। देखिए, ये गिल नहीं रहेंगे, इनको गिल नहीं रखा जाएगा, क्योंकि बड़ी खिसियाइल रहते हैं। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम बना देते हैं। ठीक है, एकदम हाँ खिसियाइल, देखिएगा। तो इनका जो ये सौर मंडल का क्या मुखिया है, ये क्या मुखिया जी है,
तो मुखिया जी जो है ना इनके इर्द गिर्द में ऐसे 8 ग्रह क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। एक 9वां ग्रह था जिसको हटा दिया गया है, वो आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो 8 ग्रह में जो चंद्रमा मतलब चंद्रमा नहीं, सूर्य जो है, सूर्य ये क्या है, उनके मुखिया है सौर परिवार के। और इसके आगे इनके पूरे क्या है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ग्रह क्या करते हैं, भाग लेते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं। तो इनका चक्कर लगाने वाले ग्रह में होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मतलब सौर मंडल में सूर्य से तीसरा नंबर पर धरती माई आती है। कौन आती है? धरती माई, यानी अर्थ। सूर्य से तीसरे नंबर पर कौन आती है? तो धरती माई। अब हमको धरती माई के बारे में ये क्या करना है, पढ़ना है। और भी ऐसे प्लैनेट्स होते हैं, तब सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हाई बीचों में जो ढिकचिक ढिकचिक लाइन काटे हैं यहाँ पे, ढिकचिक ढिकचिक लाइन, ये ढिकचिक ढिकचिक लाइन को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भू का मतलब होता है धरती, और मध्य का मतलब बीचों बीच में, मतलब पृथ्वी के बीचों बीच से जो ढिकचिक ढिकचिक रेखा गई है, इस ढिकचिक ढिकचिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा, परंतु ज्योग्राफी के लैंग्वेज में इसको विषुवत रेखा बोला जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। और इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोला जाता है। इक्वेटर कहने का मतलब कि जब इसको बीचों बीच से काटे हैं तो ये बड़का जौन गोला है, धरती मैया, इनके 2 पार्ट्स बन जाएंगे, एगो ऊपर वाला पार्ट, एगो नीचे वाला पार्ट। तो आप देखिएगा ध्यान से, जब इसको इस ढिकचिक ढिकचिक लाइन से काटे हैं ना, तो इसके 2 गोला बने हैं। इस गोला का अर्ध बना है। एगो बड़का फुटबॉल को अगर बीचों बीच से काटिएगा ना, तो 2 गो अर्ध गोला बनते हैं। क्या बनता है? 2 गो अर्ध गोला। तो एगो अर्ध गोला, 2 गो अर्ध गोला, इन दोनों अर्ध गोला को, ठीक है, कुछ नाम दिया जाता है ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा ज्योग्राफी में कि ऊपर जो होता है ना, ऊपर इसमें नक्शा के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैप, ऊपर हमेशा उत्तर होता है। आपको पता होगा कि उत्तर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा दिशा होता है? तो दक्षिण होता है। कौन सा दिशा होता है? दक्षिण। तो ऊपर उत्तर, तो नीचे दक्षिण, यानी ऊपर नॉर्थ यानी एन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और नीचे एस यानी साउथ यानी दक्षिण लिख दिया है। तो ऊपर वाला गोला को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और नीचे वाला गोला को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। गोलार्ध माने गोला का अर्ध, गोला का अर्ध को गोलार्ध कहते हैं। तो ऊपर वाला जो गोलार्ध है ना, इसको उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और नीचे वाला जो गोलार्ध है उसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे। ऊपरी गोलार्ध जो है ना, ऊपर वाला मतलब उत्तर वाला, इस उत्तरी गोलार्ध को एक और दूसरा नाम है, ठीक है, जिसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध को अस्थल गोलार्ध के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध यानी ये जो गोलार्ध है ऊपर वाला, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अस्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। आप याद रखिएगा, अस्थल गोलार्ध, ठीक है, किस नाम से जानते हैं? अस्थल गोलार्ध। तो अस्थल गोलार्ध का मतलब कि यानी खाली जगह है, ज़्यादा स्थल है, चाहे वो पठारी स्थल हो, चाहे पर्वतीय स्थल हो, या किसी भी तरह का स्थल हो। इस ऊपर वाला जो गोलार्ध है, इस गोलार्ध में आपको पानी ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, ऊपर वाला गोलार्ध में, इसलिए इसका नाम है अस्थल गोलार्ध। इधर पानी है बट ज़्यादा पानी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं है, बहुत कम पानी है। बट नीचे वाला एरिया देखिएगा ना, तो नीचे वाला एरिया में पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जल गोलार्ध। यहाँ पे ये जल गोलार्ध कहलाता है। यानी दक्षिणी एरिया जो है, दक्षिणी एरिया को किस नाम से जानते हैं? तो जल गोलार्ध। यहाँ पे इसको हम लोग जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, जल गोलार्ध। तो आपने जाना कि धरती मैया के 2 गो पार्ट, ऊपर वाला पार्ट को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाला पार्ट को स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और नीचे वाला पार्ट को जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अब समझते हैं यहाँ पे आगे। अब देखिए, इसके बाद जो ये बीचों बीच वाला रेखा है, ये इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ये कोई बनाई गई रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। इसको 0 डिग्री के अनुसार माना जाता है। अब देखिए, 0 डिग्री से 0 डिग्री से ये जो लाइन गई है, ये वाला लाइन, और नीचे ये दोनों लाइन, देखिए इस वाले लाइन को कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और ये जो लाइन गई है, इस रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं।
क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्ष के ऊपर ये क्या है, झुका हुआ है। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, तो ये वाला एरिया जो दिख रहा है ना, ये एरिया बीच वाला, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में, धरती माई के इस क्षेत्र में, ये जो है ना, यहाँ मुखिया जी, ये मुखिया जी यहाँ पे सीधे चमकते हैं। कैसे चमकते हैं, सीधे। जिस वजह से, अब बताइए, ये सीधे चमकेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे स्थिति में जब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो यह क्षेत्र बहुत गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि गर्मी महाराज यहाँ पे है ऑलरेडी। मुखिया जी इस क्षेत्र में विकास करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, विकास। किसका विकास, रोड का विकास नहीं, गर्मी का विकास करवा देते हैं। इसीलिए इस क्षेत्रवा को हम लोग बोलते हैं गरम क्षेत्र। क्या कहते हैं, गरम क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र को गर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गर्म क्षेत्र का मतलब इसको हॉट एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉट एरिया। हिंदी में गर्म क्षेत्र बोला जाता है, बट इसको ज्योग्राफिकली दूसरा नाम होता है, ठीक है। इसका ज्योग्राफी के अनुसार इसका, अब हम मुखिया जी को मिटा दें, नहीं, मुखिया जी को नहीं मिटाया जाएगा, मुखिया जी को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। क्योंकि मुखिया जी मिटा देंगे तो वो वोट ही नहीं मिलेगा इसको इधर, ठीक है। यहाँ देखिएगा, तो ये गर्म क्षेत्र जो है ना, इसको ज्योग्राफी के भाषा में देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब उष्ण का मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म, और कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब कि इसके बीच वाला जो एरिया है ये, ठीक है। तो अब बताइए, जहाँ पे ज़्यादा गर्म क्षेत्र होगा वहाँ पे जितना भी जल नीचे वाला स्थल होगा, ये सब के सब जल ऊपर जाएगा, जलवाष्प बनेगा ना जी। तो जलवाष्प बनेगा ऊपर, उसके बाद वर्षा होगा। वर्षो रे मेघो मेघे, ऐसे होता है ना एक छोटा सा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या होंगे, तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र गर्म होगा, ठीक है, हॉट एरिया होगा मुखिया जी के चलते, ठीक है। तो मुखिया जी जब इस क्षेत्र को गर्म कर देंगे ना, तो ऐसी स्थिति में इस एरिया का जितना भी जल होगा वो सबके सब उड़ के इवापोरेशन यानी जलवाष्प बनाएगा। और जलवाष्प बनाने के बाद वर्षा होगा, बादल होगा, वर्षा होंगे ना जी यहाँ पे। तो वर्षा होगा तो आपको पता है कि पेड़ पौधों को वर्षा बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है बीच वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पे आपको लमहर पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े, और बहुत घने भी जंगल मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो इस एरिया में बहुत गर्मी पड़ती है, और क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पेड़ वृक्ष होते हैं, ठीक है। और लंबे भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लंबे और मजबूत होते हैं। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखिए, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा वाला बीच के क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आपने इतना समझ लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा कितने डिग्री अक्षांश के ऊपर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर झुकी हुई है। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर झुकी हुई है। इसके बाद अब ये वाला जो रेखा देख रहे हैं ना, ये वाला रेखा, इसको आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आर्कटिक। ध्यान से सुनिएगा, आर्कटिक। किस नाम से, आर्कटिक नाम से। अब ये रेखा जो है ना, ये 66.5 डिग्री तल से झुकी हुई है। देखिए 23 डिग्री अक्ष से पृथ्वी झुकी हुई है। थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे तिरछा के शेप में आपको देखने को मिलेगा। अगर ग्लोब देखिएगा ना, ग्लोब, तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आर्कटिक रेखा जो है ना, ये 66.5 डिग्री तल से झुकी हुई है, ठीक है। अब तल और अक्ष का मतलब समझाते हैं आपको। देखिएगा, कोई भी कोण जो होता है, एंगल, ये 90 डिग्री के एंगल पे कोई भी झुका होता है, बनता है ये इसी के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सीधा रेखा ऐसे खींच देते हैं, यहाँ देखिएगा, ठीक है। और कोई ना कोई एक्सिस होगा, अक्ष होगा, यहाँ से ऐसे बना देते हैं। तो हमने कहा कि ये अक्ष से, यानी जो ये अक्ष है, ये अक्ष से कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। और तल से यानी टोटल इस वाले से कितना डिग्री झुका है, तो 66.5 डिग्री। अब अक्ष से कह रहे थे, इसका मतलब कि टोटल जोड़ने के बाद 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप जोड़िए 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, 19 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपको
यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अक्षीय कोण होता है, एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का जो एंगल होता है, ये टोटल जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो फाइनली 23.5 और 66.5 कितना होता है, 66 और 23.5 कितना होता है, 90 डिग्री का हो जाता है। तो आर्कटिक ऊपर वाला ये जो दिख रहा है ये क्या है, आर्कटिक है, और नीचे वाला ये जो दिख रहे हैं ये इसके बाद वाला, ठीक है, मकर रेखा के बाद वाला ये रेखा, ठीक है, यह रेखा क्या कहलाती है, तो अंटार्कटिक कहलाती है। तो अंटार्कटिक और आर्कटिक कितना डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र गर्म होता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्या कि मुखिया जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सैले रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा, इसके बीच वाला ये क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, है ना। तो देखिएगा ध्यान से हम बताते हैं आपको। तो जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ऊपर बढ़ेंगे, दूर जाएंगे, ऊपर नहीं दूर, अब दूर हो सकता है कि या तो ऊपर जा सकते हैं नॉर्थ में या तो साउथ में जा सकते हैं। तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाइएगा आपको ठंडा पड़ेगा और जैकेट वगैरह सब पहनना पड़ेगा, ठीक है, क्या पड़ेगा, ठंडा। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये नीचे वाला और नीचे वाला ये दोनों एरिया, ठीक है, माने कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र, यानी क्षेत्र नंबर ए, ये देखिए क्षेत्र नंबर ए और बी, इन दोनों में ठंडी पड़ेगी बट कम, इसलिए इसका नाम हम लोग शीतोष्ण कटिबंध रखते हैं, शीत कटिबंध, ठीक है, सॉरी शीतोष्ण कटिबंध, क्या रखते हैं इसको, शीतोष्ण कटिबंध। तो कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा मतलब इसके बीच वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। शीतोष्ण का मतलब कि शीत प्लस उष्ण, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्मी, माने मुखिया जी का प्रभाव इसमें रहेगा, डेफिनेटली इसमें क्या रहेगा, मुखिया जी का प्रभाव रहेगा, लेकिन कम रहेगा। तो मुखिया जी सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ डालेंगे, इस वाले क्षेत्र में, किसमें, इस वाले क्षेत्र में मुखिया जी वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। तो ये वाला क्षेत्र जो है इसमें मुखिया जी का प्रभाव कम रहेगा, और साथ ही साथ ठंडा भी रहेगा, क्योंकि ये विषुवत रेखा से थोड़ा दूर पर है, इसलिए इस क्षेत्र को, यानी क्षेत्र नंबर ए, क्षेत्र संख्या ए या क्षेत्र संख्या बी में मुखिया जी का प्रभाव कम रहेगा, इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, समझ गए। उसके बाद आगे चलते हैं उरी, ठीक है। अब देखिए इतना आप समझाते चलते हैं, उसके बाद आइए ध्यान से। अब ये वाला जो है ना, ये आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है, आर्कटिक रेखा, इसके सबसे ऊपर जाइएगा ना तो आपको टुंड्रा और टाइगा क्षेत्र भी मिलेंगे, टुंड्रा और टाइगा, यहाँ से ये रेखा, ये बीच वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र होता है टाइगा प्रदेश, क्या होता है, टाइगा प्रदेश। तो आप बताइए विषुवत रेखा से तो ये बहुत ज़्यादा दूर पर हो गया, तो यहाँ पे केवल ठंडी पड़ती है, केवल क्या पड़ती है, ठंडी। ऊपर चलिएगा ना, सबसे ऊपर ध्रुव पर, पृथ्वी के सबसे ध्रुव पर, धरती माई के ध्रुव पर जाइएगा ना, तो सबसे इस प्रदेश को, ये वाला जो क्षेत्र ऊपर बच रहा है एकदम ऊपर, सबसे ऊपर, इस वाले क्षेत्र को टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस प्रदेश के नाम से जानते हैं, टुंड्रा प्रदेश। तो सबसे महाभयानक ठंडी वहाँ पड़ती है, टुंड्रा प्रदेश में। अब आपको ना टुंड्रा और टाइगा में हमेशा कन्फ्यूजन होगा, तो इसके लिए हमने ट्रिक बताया, देखिए यहाँ पे टुंड्रा, तो ऊ आ रहा है ना, ऊ से ऊपर याद रखिएगा, टुंड्रा में ऊ आ रहा है ना, तो ऊ से ऊपर याद रखिएगा, मतलब टुंड्रा प्रदेश क्या होता है, सबसे ऊपरी क्षेत्र होता है, और टाइगा उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, उसके बाद ये क्या होता है, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है। तो इस तरह से आपने जाना। देखिए अब बात करते हैं कि सबसे अधिक आबादी कहाँ पे मिलेगी, चाहे वो आबादी जनसंख्या या तो जानवर का हो, या पेड़ पौधों का हो, या मनुष्य का हो। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र अगर जनसंख्या की बात करें तो इसी एरिया में आपको ज़्यादातर मिलेगा, यानी ए हो गया, बी वाला में तो थोड़ा कम मिलेगा, इसमें मिलेगा, इस वाले एरिया में। बट जो जनसंख्या विषुवत रेखा यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगा, वहाँ के लोग करिया भुचेंग होंगे। क्या होंगे, करिया भुचेंग। मतलब जब कोई व्यक्ति मोबिल में से नहा के निकलेगा ना, तो उस तरह के लोग यहाँ पे मिलेंगे। झौंसल रोग, समझते हैं, झौंसल का मतलब कि अगर किसी चीज़ को पकाते हैं ना,
पकाने के बाद जैसे स्ट्रक्चर उसका काला रंग हो जाता है, उस टाइप के लोग इस क्षेत्र में मिलते हैं, करिया करिया एकदम करिया भुचेंग। जबकि आगे जाइएगा ना शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में या टुंड्रा और टाइगा प्रदेश में, तो यहाँ के जो लोग होंगे ना वो एकदम चीनी के पाग में से निकल के आते हैं। किस में से? चीनी के पाग में से। क्या कि एकदम उजर उजर लोग होते हैं। जैसे अगर देखिएगा ना आप अपने दुकान पे मुर्गी को लोग छील के खाते हैं, छील कर खरीदते हैं, तब मुर्गिया को छील देते हैं ना तो आपको कैसे दिखता है? एकदम वाइट छीलल मुर्गी जैसा दिखाई देता है। आपको कैसे दिखाई देता है? छीलल मुर्गी। तो यहाँ आपकी इस तरह के लोग को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा करिया भुचेंग विषुवत रेखा के बीच वाले क्षेत्र में पाया जाता है, यानी गर्म क्षेत्र में, जहाँ पे मुखिया जी बहुत ज़्यादा डांटते हैं, बोलते हैं। और सबसे अधिक गोर लोग कहाँ पे पाए जाए? इस क्षेत्र में, ठीक है। अभी इस क्षेत्र में तो कोई रहता नहीं है, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में। क्या कि टुंड्रा प्रदेश में वो रहेगा तो सीधे बर्फ़ बन जाएगा, उसके बाद कोई जाकर दूसरा उसको आऊँ खाना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे ये चीज़ें होती है। और ये भी यहाँ पे देखिएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वाले क्षेत्र में पेड़ पौधे कैसे होंगे। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है ना, इसमें पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती है आराम से चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती है। क्या होती है? चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ, और बहुत लंबी लंबी भी होती है। जबकि इधर जो बर्फीला क्षेत्र है, पृथ्वी धरती माई के सबसे ऊपर एरिया वाला टुंड्रा और टाइगा प्रदेश, इधर के जो पेड़ पौधे होंगे वो कुछ इस तरह के शंकुनुमा स्ट्रक्चर के शेप में होंगे, इस तरह के, ठीक है। ताकि इसके ऊपर और जो बर्फ़ गिरेगा, बर्फ़, ठीक है, तो बर्फ़ फिसल के बहरी चल जाए ना। तो पता चला कि ऐसे मुँह बा के ढाका खानी खड़ा रहेगा, तो उसके बाद इसमें बर्फ़ गिरेगा तो टूट टट के उसी में धंस जाएगा, ठीक है। तो इस वाले एरिया में इस क्षेत्र में जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और बहुत बड़े होने के साथ साथ क्या होते हैं? तो मोटे मोटे भी होते हैं, ठीक है। जबकि वो इधर के इस एरिया में के जो पौधे होते हैं वो शंकुनुमा होते हैं। कैसे होते हैं? शंकुनुमा। शंकुनुमा का मतलब कि इस शेप में, आप खोप देखें ना बेरी का, उस शेप में, ताकि उसके ऊपर अगर बर्फ़ गिरा तो फिसल के साइड से निकल जाए, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपसे हम क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब दीजिएगा। बताइए किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं? इसका आंसर दीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक भयानक ठंडी पड़ेगी? ठीक है, इस धरती माई के कौन क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा भयानक ठंडी पड़ेगी? इसका भी आंसर दीजिएगा। उसके बाद हाई मुखिया जी जो हैं, मुखिया जी कौन क्षेत्र में सबसे अधिक अपना प्रकोप दिखाएंगे जिस वजह से वहाँ के लोग करिया भूचेंग होंगे? इसका बताइएगा। चौथा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो है, ठीक है, कर्क रेखा किस दो रेखाओं के बीच में बनती है? ये पांचवा क्वेश्चन है। और लास्ट छठा क्वेश्चन है कि यहाँ पे लास्ट छठा क्वेश्चन ये है कि किस गोलार्ध को जलीय स्थलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं और किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं? तो आई होप आपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब जौन क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं न, उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह के पार्ट 2 कल वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। पार्ट 2 जो होगा ना, ये भारत से रिलेटेड होगा। अब इसमें जो देश है ना, वो देश का पोजीशन किस किस रेखा के ऊपर पड़ता है, उन सबको अब देख लेंगे इसके अगले वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन योर हाउस।